नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनीता कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। आज आपके समक्ष छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि, छायावाद के प्रवर्तक और विलक्षण प्रतिभा संपन्न जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य आंसू पर चर्चा करेंगे। आंसू की मूल संवेदना क्या है, उसका अभिव्यंजनागत शिल्प सौंदर्य क्या है, आज हम इस विषय को केंद्र में रखकर चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में, नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी एक विशेष छवि को लेकर के प्रस्तुत हुए और छायावादी काव्य की प्रवृत्तियां उनके काव्य से ही प्रारंभ होती है, जिन्हें छायावादी अन्य कवियों ने भी अपनाया। यद्यपि प्रसाद जी ने अपनी काव्य सर्जना का प्रारंभ 1909 में शुरू किया था, द्विवेदी युग में। द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियां जो इतिवृत्तात्मक वर्णनात्मक शैली में थी, उसमें उन्होंने अपनी प्रारंभिक रचनाएं की, जैसे उर्वशी है, प्रेम राज्य है, महाराणा का महत्व है, प्रेम पथिक है। भाषा की दृष्टि से भी प्रारंभिक रचनाएं उनकी ब्रज में थी और फिर उसके बाद भी खड़ी बोली की ओर मुड़ते हैं। तो छायावाद तक आते आते उनकी काव्य की संवेदना भी परिवर्तित होती है और शिल्पगत सौंदर्य भी काफी परिष्कृत हो जाता है। उसमें एक नवीन रूप, एक प्रौढ़ता दिखाई देती है। और झरना, आंसू, लहर और उसके पश्चात कामायनी, जो उनका महाकाव्य क्लासिक रचना है, ये तो उनकी प्रौढ़ रचना कहलाती है। तो आंसू की बात करें अगर हम, तो इसके 2 संस्करण निकले। पहला संस्करण 1925 ईस्वी में साहित्य सदन, चिरगांव, झांसी से प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 126 छंद थे। कवि की निजी अनुभूति उसमें अभिव्यक्त हुई थी और यहाँ कवि का स्वर निराशापूर्ण था। रचना भी दुखांत थी। तो कवि को स्वयं ये रचना करने के बाद संतोष नहीं हुआ और फिर उसमें इन्होंने कुछ परिवर्तन किए। और दूसरा संस्करण 1933 ईस्वी में भारती भंडार, प्रयाग से निकला और इसमें छंद और जोड़े गए और 190 छंद बन गए। और जो पहले संस्करण में एक निराशापूर्ण स्थिति कविता में दिखाई देती है, परंतु यहाँ आकर के कवि का स्वर आशावादी हो जाता है। छंदों की रूपरेखा एवं क्रम में भी परिवर्तन आता है और काव्य जो है वे एक आशावादी स्वर तो ले ही रहा है, उसमें एक व्यवस्था, उसमें एक कथात्मकता भी दिखाई देती है। कवि के निजी प्रेम की अनुभूति इसमें अभिव्यक्त हुई है। अब कविता, इस काव्य रचना का मूल स्रोत क्या है, उसकी मूल प्रेरणा क्या है, इसको लेकर के आलोचकों के 2 मत मिलते हैं। एक आलोचकों का तो ये मत है कि ये कविता, ये काव्य पूरी तरह से कवि की निजी अनुभूति है। कवि, ये मानना जाता है कि कवि स्वयं किसी युवावस्था में किसी से प्रेम करता था, परंतु उसकी निष्ठुरता के कारण, उसकी उपेक्षा भाव के कारण, उसके छोड़कर चले जाने के कारण कवि में निराशा का स्वर उत्पन्न होता है। वो विरह से व्याकुल होता है और अपने भावों की अभिव्यक्ति इस कविता के रूप में, इस काव्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पर कुछ आलोचक उसमें ऐसे संकेत देखते हैं, रहस्यवादी संकेत देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये लौकिक प्रेम की कथा न हो करके इसमें अलौकिकता, आध्यात्मिकता का पुट भी है। पर अधिकांशतः आलोचक कविता को, इस काव्य को पूर्णतया लौकिक प्रेम का ही अभिव्यंजन मानते हैं और आंसू को एक श्रेष्ठ गीति काव्य के रूप में, स्मृति काव्य के रूप में, मानव विरह का काव्य कहा जाता है।
इसे हिंदी का मेघदूत तक कहा दिया जाता है। जिस तरह से कालिदास ने मेघदूत की रचना की और जिस तरह से उसमें एक विरही व्यक्ति की सहज पीड़ा उभर करके आती है, वैसी ही एक सहज अभिव्यक्ति, एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति आंसू इस गीति काव्य में भी दिखाई देती है। और आंसू को देख करके विद्वानों ने इसकी प्रशंसा करते हुए अपने मत दिए। जैसे इलाचंद्र जोशी कहते हैं कि प्रसाद जी की आंसू की पंक्तियों ने हिंदी जगत को प्रथम बार उस वेदनावाद की मादकता से विभोर किया जिससे बाद में सारा छायावादी युग मतवाला हो उठा था। वेदना की भयंकर बाढ़ में सारे युग को परिप्लावित कर देने जैसी क्षमता प्रसाद जी के इन आंसुओं में रही है। वे हमारे साहित्य के इतिहास में वास्तव में अतुलनीय है। मित्रों, जब ये रचना प्रकाशित हुई तो बड़ी लोकप्रिय हुई और युवकों ने इस रचना को कंठस्थ कर लिया। संगीतात्मकता थी, गेयता थी, लय थी, तो वो गाया करते थे, कवि सम्मेलनों में गाते थे, युवक इसको याद कर लेते थे और हर युवक को ये लगता था कि वे उसके अपने मन की कथा व्यथा है, तो वे उसमें अपना ही एक प्रतिरूप देखता था। तो इस तरह से अपने समय में ये कविता काफी लोकप्रिय रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कविता के विरह वर्णन की प्रशंसा करते हुए कहा कि अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का, विश्व के मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुख दोनों को अपनाने की उसकी अपार शक्ति का और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल के संगम का भी आभास पाया जाता है। तो इस तरह से आचार्य शुक्ल जी इस काव्य की विरह वर्णन की भी प्रशंसा करते हैं और अभिव्यंजना कौशल की भी प्रशंसा करते हैं कि प्रेम वेदना की जो दिव्य विभूति है, उसकी जो एक दिव्यता, एक उदात्तता है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए जो एक शैली में प्रगल्भता होनी चाहिए, वह हमें इस काव्य में दिखाई देती है और उसमें सौंदर्य और मंगल के संगम का भी आभास पाया जाता है। प्रेमचंद प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं और इस काव्य में वे प्रेम का भी और सौंदर्य का भी बहुत ही सुंदर स्पष्ट शब्दों में वर्णन करते हैं। एक और आलोचक हुए श्री विनय मोहन शर्मा, वे इस काव्य के बारे में कहते हैं कि आंसू उस मोतियों की लड़ी के समान है जिसका प्रत्येक मोती पृथक रहकर भी चमकता है, लड़ी के तार में गुथ कर भी आभ देता है। आभ अर्थात चमक, कि उसका एक एक मोती जो है वो चमक से युक्त है और एक लड़ी के रूप में गुथा हुआ भी है, उसमें एक व्यवस्था, एक क्रमबद्धता भी है और प्रत्येक मोती, प्रत्येक छंद उसका, प्रत्येक चरण उसका एक अलौकिक आभा से, एक चमक से युक्त है। और आचार्य नंदुलारे वाजपेयी भी इसकी प्रशंसा करते हुए इस कहते हैं कि आधुनिक हिंदी में जो थोड़े से प्रथम श्रेणी के विरह गीत हैं, उनमें आंसू की गणना की जा सकती है। एक तो हिंदी साहित्य में विरह गीतों की रचना भी बड़ी कम हुई है। आधुनिक हिंदी साहित्य में हमें मध्यकाल में तो पर्याप्त विरहजन्य साहित्य मिलता है, चाहे हम सूफी साहित्य देखते हैं या कृष्ण भक्ति साहित्य देखते हैं, तो मीरा आदि को देखते हैं, तो वहां विरह भक्ति परक है, अलौकिक विरह है। परंतु आधुनिक हिंदी साहित्य में आकर के जो विरह गीतों की रचना हुई वो कम हुई, पर उन गीतों में भी यह प्रथम श्रेणी का गीत कहा जा सकता है, इसकी गणना प्रथम श्रेणी में की जा सकती है। तो इस तरह से छायावादी प्रगीतात्मक शैली में उन्होंने
इस आंसू काव्य की रचना की है। और ये एक स्मृति काव्य है। स्मृति हम किस तरह से कह सकते हैं कि कवि अपनी अतीत की स्मृतियों में खो जाता है, अपने अतीत के जो प्रेम के सुखद क्षण हैं उनको याद करता है, और उन्हें याद करके जो वर्तमान में उसे वेदना की अनुभूति होती है, उस अनुभूति से वे काव्य का प्रारंभ करता है। तो कवि की निजी वेदना की अभिव्यक्ति और अतीत की स्मृति से काव्य का आरंभ होता है। प्रारंभ में ही वे कहते हैं, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बच दी, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो वो जो अतीत का प्रेम था, जो प्रिया के प्रति सुखद क्षण थे, जो उनके साथ व्यतीत किए गए थे, वे सुखद क्षण अब इस हृदय में एक व्याकुल कर देने वाली रागिनी के रूप में बज रहे। अब जो है वो वर्तमान का, इस विरह की स्थिति का वर्णन है। और ये वेदना जो है वो असीम वेदना है, और जैसे बादल गरजते हैं इस तरह से कवि के व्याकुल मन को, उसके हृदय में ये वेदना हाहाकार स्वरों में प्रकट होती है। और ये विरह भी ऐसा विरह है जो अपनी सीमा को पार कर गया है, एक घनीभूत हो गया है। मन में वो भाव इकट्ठा होता गया और इतना घनीभूत हो गया कि फिर वे अंदर भीतर वे भाव रुक नहीं पाया, उसे अपने भीतर रोकने की सामर्थ्य नहीं रही, और वो घनीभूत पीड़ा दुर्दिन में, मतलब इस असमय में आंसू बन करके प्रवाहित हो रही है। बड़े सुंदर शब्दों में प्रसाद कहते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वे आज बरसने आई। दुर्दिन यहां श्लिष्ट शब्द है। दुर्दिन का अर्थ असमय भी होता है, मतलब अवसर उचित नहीं है, पर ऐसे अवसर में जो आ जाए। और दुर्दिन बरसात के लिए भी आता है। बरसने आई जब कह रहे हैं तो इसलिए दुर्दिन शब्द भी आया, कि मस्तक में वो स्मृतियों के रूप में, एक मधुर स्मृतियों के रूप में छाई हुई थी, और वो पीड़ा जब सघन रूप धारण कर लेती है। और जब हम मित्रों देखते हैं कि कभी मन बहुत व्यथित होता है, और जब वो व्यथा भीतर रह नहीं पाती है, उसको हम अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो आंसुओं के रूप में बाहर निकल आती है। और जब आंसू निकल जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो वही स्थिति कवि की भी है कि विरही जो प्रेमी मन है, जो उस घनीभूत पीड़ा से व्याकुल हो रहा था, और वह पीड़ा इस असमय में आंसू के रूप में बरस पड़ी, उसकी प्रवाहित हो गई। अब विरहाकुल जो हृदय है, वह अपनी टीस को, अपने हृदय की पीड़ा को प्रकट करता है, समाज को सुनाता है, अपने प्रेमी को सुनाता है, पर प्रेमी की दृष्टि जो है वो उपेक्षापूर्ण है, वे निष्ठुर है। उसके ऊपर इस विरहाकुल प्रेमी के हृदय की व्यथा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। ये जो अंतिम दो पंक्तियां हैं, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी, ये लाक्षणिक प्रयोग है जो छायावादी कविता की एक विशेष पहचान है। छायावादी कविता में लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता अधिक मिलती है। तो जानी अनजानी उपेक्षापूर्ण व्यवहार, कि मैं अपनी व्यथा को, अपनी करुण कहानी को रो करके चीत्कार करता हुआ, सिसकियां भरता हुआ प्रकट कर रहा हूं। तो मैं अपने हृदय की टीस को, अपने हृदय के भाव को अभिव्यक्त कर रहा हूं, परंतु जो प्रेमी है
वे इतना निष्ठुर है, सुमन नोचते सुनते, ये निष्ठुरता का संकेत है, ये उपेक्षा के भाव का संकेत है कि जान करके भी अनजान बनी हुई है। तो उनके ऊपर मेरी इस हृदय की व्याकुलता का, इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। और साथ में ही अब जो कवि विरही मन है, वे चाहता है कि वे अपने दुख को, अपनी वेदना को दूसरों के सामने प्रकट करे, पर वही बात है, घायल की गत घायल जाने, या वो कहते हैं कि पीर न जाने कोई। तो अवकाश भला है किसको सुनने को करुण कथाएं, बेसुध जो अपने सुख से जिनकी है सुप्त व्यथाएं। कि किसी के पास अवकाश ही नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है विरही की वेदना को, वे इस करुण गाथा को सुनना ही नहीं चाहता। समाज के सभी लोग अपने अपने सुखों में बेसुध हैं, उनके अपनी जो व्यथाएं हैं, उनकी अपनी जो वेदनाएं हैं, वो अचेतन अवस्था में सोई हुई है। और विरही मन की वेदना, वे रो करके, सिसकियां भर के, चीत्कार करता हुआ अपनी वेदना प्रकट करता है, पर उसकी आवाज को कोई सुनता नहीं है, और वो शून्य क्षितिज से टकरा करके लौट के वापस आ जाती है। बड़ा एक चित्रात्मक, ध्वन्यात्मक बिंब प्रस्तुत करते हैं प्रसाद यहाँ पर कि आती है शून्य क्षितिज से, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी, पगली सी देती फेरी। क्षितिज होता है जहां पृथ्वी और आकाश दूर मिलते हुए दिखाई देते हैं, शून्य का स्थान है। अब आवाज जाती है, और जैसे वो इको होती है ना, वो प्रतिध्वनि, तो कोई उसको सुनने वाला नहीं है, कोई उस वेदना को अनुभव करने वाला, महसूस करने वाला नहीं है। तो ये वेदना लौट करके फिर मेरे पास ही वापस आ जाती है। तो टकराती बिल खाती सी, तो अमूर्त वेदना का एक मूर्तिकरण प्रसाद इस कविता में प्रस्तुत कर रहे हैं। विरही व्यक्ति की, विरहाकुल व्यक्ति की वेदना जो वो दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने के लिए, अपनी पीड़ा को बांटने के लिए आतुर है, पर उसकी उस पीड़ा को बांटने के लिए, उसमें भागीदार बनने के लिए कोई तत्पर नहीं है। यहाँ तक कि जिससे उसने प्रेम किया है वे भी उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं। अब प्रसाद जी ने विरह का वर्णन किया किसके आधार पर? अतीत की स्मृतियों के आधार पर। तो अतीत में जो प्रेम के सुखद क्षण थे, जो कवि की स्मृतियों में छाए हुए हैं, जो उसके जीवन का संबल है, वो स्मृतियां, वे सुखद क्षण, उनका भी वर्णन प्रसाद सौंदर्य चित्रण में और संयोग श्रृंगार के रूप में करते हैं कि उनकी जो प्रिया थी वो कैसी सुंदर थी, और उसके साथ जो किस तरह से वो इनके जीवन में एक जब पहली भेंट हुई तो क्या अनुभव हुआ, उसका वर्णन बड़ा सुंदर इन पंक्तियों में करते हैं कि शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। गोधूली संध्या का समय, जीवन की संध्या, जीवन के पड़ाव में, तो वहां तुम कैसे आए? एक कौतूहल के रूप में, एक जिज्ञासा के रूप में। मुख कैसा है? चंद्रमा के जैसा है, लाज से युक्त है, घूंघट डाले हुए। और सौंदर्य कैसा है? बादलों में बिजली की चमक के जैसा। जैसे घने बादलों के बीच में बिजली चमकती है, उसकी जो चपलता होती है, वैसी ही सौंदर्य से युक्त वो प्रिया है। और आंखों की जो काली पुतलियां है, उनमें जो श्यामता है, वे झलक अद्भुत है, वो सुंदर है। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आंखों में काली पुतली,
पुतली में श्याम झलक सी। तो एक बड़ा सुंदर उपमान, एक नवीन उपमान प्रस्तुत करते हैं सौंदर्य चित्रण में। तो इस तरह से मित्रों, अगर हम इस कविता की मूल संवेदना को देखें तो कवि ने इसमें अपने व्यक्तिगत जीवन के वेदनामय क्षणों को मूर्त रूप प्रदान किया है। कवि के व्यक्तित्व का जितना मार्मिक प्रकाशन इस काव्य में हुआ है उतना अन्यत्र नहीं दिखाई देता। इसीलिए मैंने पहले ही कहा मित्रों कि ये कविता जो है युवकों में बहुत लोकप्रिय हुई, उन्होंने कंठस्थ कर लिया और वे अपने मित्र मंडली में, कवि सम्मेलनों में गाया करते थे। और वेदनापूर्ण होने पर भी इस कविता में एक आशावादी संदेश है। काव्य के अंत में वेदना को एक चिंतन की भूमिका प्रदान की गई है। आशावादी संदेश मित्रों, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि इस कविता काव्य संग्रह के इस काव्य के दो संस्करण निकले। पहला निराशावादी था और उसमें 126 छंद थे और प्रसाद उसी में ही फिर और छंद जोड़ करके इसको आशावादी बनाते हैं, क्योंकि यहां फिर वे कविता को निजी अनुभूति से समाज की अनुभूति, समाज की अनुभूति से फिर राष्ट्र की अनुभूति से जोड़ते हैं और फिर राष्ट्र की अनुभूति को, राष्ट्र की पीड़ा को फिर वैश्विक पीड़ा के रूप में जोड़ते हैं। तो वेदना को एक चिंतन की भूमिका प्रदान की गई है। काव्य के अंत में भावनाओं का एक उदात्तीकरण कर दिया गया। आंसू के माध्यम से प्रसाद जी ने हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है, एक नई परंपरा को प्रारंभ किया है। संस्कृत की जो विरह काव्य की परंपरा आ रही थी, हम कालिदास के मेघदूत में देखते हैं, भवभूति के उत्तर रामचरित में देखते हैं, तो विरह काव्य की जो एक परंपरा हमें संस्कृत में मिलती है उसको एक नया नवीन आयाम देते हुए एक नवीन अभिव्यंजना शैली में कवि प्रस्तुत करते हैं। और साथ ही इस कविता में संवेदना में दो मुख्य विशेषताएं हैं, एक व्यापकता और दूसरा सूक्ष्मता। प्रेम की उदात्तता का, उसकी व्यापकता का चित्रण करते हैं और एक एक भाव को, एक एक दशा अवस्था को, एक एक स्थिति परिस्थिति को बड़ी सूक्ष्मता से, बड़ी गहराई से चित्रित करते हैं। और विरही प्रेमी की निजी पीड़ा को सामाजिक पीड़ा से जोड़ते हैं और फिर यही सामाजिक पीड़ा वैश्विक पीड़ा को बनाने में भी सफल रहते हैं। और फिर विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट करते हुए कहते हैं, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकण सा आंसू इस विश्व सदन में। कि ये आंसू जो है ये विश्व बंधुत्व की भावना है कि पूरे विश्व में व्याप्त हो जाए। देखिए, इस विरह काव्य को अगर हम प्रसाद जी के समसामयिक समय के साथ देखें तो युग चेतना के साथ जोड़ें, क्योंकि केवल विरह का वर्णन करना, विरह वेदना की अभिव्यक्ति करना ही प्रसाद जी का उद्देश्य नहीं था। वह इस व्यथा के माध्यम से विश्व की व्यथा को, विश्व की पीड़ा को, राष्ट्र की पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहे हैं। विश्व युद्ध हुआ और विश्व युद्ध होने के बाद पूरा विश्व एक पीड़ा से, एक निराशा के वातावरण से युक्त है। और भारत की स्थिति कैसी थी, देश की स्थिति कैसी थी? स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था, अनेक सत्याग्रह को लेकर के आंदोलन चल रहे थे और उन सब आंदोलनों से कुछ सार्थक उभर करके नहीं आ रहा था। तो समाज में एक पीड़ा, एक निराशा की स्थिति थी। तो ऐसे सूखे निराश जीवन में एक नवीन प्रभात जो है
हिम कण सा बन करके आए और वो इस विश्व सदन में, ये जो आंसू है, ये इस सूखे नीरस समाज में, देश में, विश्व में सरसता का संचार करे। तो इस विश्व बंधुत्व की भावना से वे इस काव्य को विश्व चेतना के साथ जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम मित्रों इस कविता के शिल्प सौंदर्य की बात करें तो इसकी भाषा देखें तो छायावादी प्रवृत्ति के अनुरूप ये प्रांजल और परिष्कृत भाषा है। भावनाओं की तीव्रता, आत्मपरकता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, आंतरिक स्पर्श से युक्त भाषा है। प्रसाद तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत करते हैं, जैसे क्षितिज, प्रतिध्वनि, व्योम, व्यथित, तरंगिनी, मृदुल, निलय, स्फुलिंग, ज्वालामयी दृग। तो अनेक तत्सम शब्दों का प्रयोग भी वे इस रचना में करते हैं और इनके इस काव्य में कोमलता और लाक्षणिकता का एक अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। जैसे हमने शुरू में वो पंक्तियां कही थी, तुम सुमन नोचते सुनते करती जानी अनजानी। लाक्षणिकता भी है और कोमलता भी है। ऐसे ही वेदना असीम गरजती, या वेदना की तीव्रता का बोध हो रहा है। और कवि चित्रात्मकता के साथ साथ प्रिय के रूप वर्णन में सार्थक प्रतीकों द्वारा बाह्य सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक गुणों का भी प्रकाशन करते हैं। पूरा एक बिंब हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत हो जाता है। बड़ी सुंदर वो पंक्तियां हैं, बांधा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। और प्रतीकात्मकता की बात करें तो काव्य में बहुत नवीन प्रतीकों का प्रयोग किया है जो भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। जैसे मानस सागर के तट पर मानव हृदय की जटिलताओं का प्रतीक है। झंझा झकोर गर्जन था, तो झंझा झकोर मानसिक क्षोभ का प्रतीक है। बिजली थी नीरद माला, ये नीरद माला बादलों की पंक्ति, ये विविध भावनाओं की प्रतीक है जो मन में व्यथित कर रही है। पाकर इस शून्य हृदय को, ये शून्य हृदय अंतरिक्ष का प्रतीक है। बुलबुले सिंधु के फूटे, सुख राशि की क्षण भंगुरता का प्रतीक है। तो अलंकारों की दृष्टि से देखें तो कवि ने उपमा, रूपक, विप्सा और जो नवीन अलंकार मानवीकरण, विशेषण, विपर्यय आदि का भी प्रयोग किया है। रस की दृष्टि से देखें तो प्रस्तुत कविता में मूल रस तो विप्रलम्ब श्रृंगार रस ही है, परंतु जहाँ संयोग का मधुर क्षणों की स्मृतियों का वर्णन है, जहाँ सौंदर्य वर्णन है, वहाँ संयोग श्रृंगार का वर्णन है। और आंसू आनंद छंद में इसकी रचना की गई, जिसमें संगीतात्मकता, गेयता का गुण विद्यमान था। तो इस तरह से मित्रों अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से देखें या इसकी मूल संवेदना की दृष्टि से देखें तो ये काव्य अपने समय का एक लोकप्रिय अप्रतिम काव्य है। तो आज हमने इस काव्य की चर्चा की। अगली बार नए विषय के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।